हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो गाइस, आज हमारा फुल फ्लेजेड डिस्कशन होने वाला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनकवर दिस टॉपिक। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एज एवरीवन नोज दिस कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन हैं, एक है लेजिस्लेटिव, एक है जुडिशरी, एक है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लॉ बनाने का काम आपका लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ के पास होता है। सेंटर में लॉ पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट में लॉ मेकिंग अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो इसलिए आपको ये चीज़ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लेजिस्लेशन का क्या मीनिंग है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ से खुद ब खुद भी आप डिराइव कर सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब होगा। देखिए, जब कोई सुप्रीम अथॉरिटी जैसे कि आपके पार्लियामेंट है, उसके पास पावर है लॉ बनाने का। अब उसने क्या करा कि उस पावर को, उस जो फंक्शंस है उसने एंट्रस्ट कर दिए दूसरे ऑर्गन को, एग्जीक्यूटिव और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि अब आप भी जो है दैट यू हैव ऑल्सो बीन एम्पावर्ड कि आप भी लॉ बना सकते हैं। तो जो लॉ वो बनाएंगे, ठीक है, जैसे रूल्स, सब्सिडरी रूल्स हो गए, आपके बाय लॉज हो गए, ठीक है ना। सो वो आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस कहलाएंगे। Now we will study from my notes. First of all, it is very difficult to give any precise definition of this expression. सामंट और साथ ही साथ अदर जूरिस्ट भी हैं जिन्होंने डिफाइन करने की से कोशिश करी है, एंड अकॉर्डिंग टू सामंट जो कहीं ना कहीं थोड़ी डेफिनेशन लाइक प्रिसाइज लगती है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, लेजिस्लेशन इज आइदर सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, व्हेन द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेशन इज एंट्रस्टेड टू द ऑर्गन्स अदर देन द लेजिस्लेचर and by the legislature itself, the legislation made by such authority is called delegated legislation। यानी कि पार्लियामेंट जैसे सुप्रीम अथॉरिटी है, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, यहाँ पे उसने लेजिस्लेशन इनैक्ट नहीं करा है, ठीक है, उसने पावर डेलीगेट कर दी है दूसरी अथॉरिटी को। दूसरी अथॉरिटी पे जैसे यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हो गई, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी कह सकते हैं। अब उन्होंने जो लेजिस्लेशन बनाया है, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Now the delegated legislation can be used in two sense. First is subordinate legislation and second is the subsidiary rules made by such subordinate authorities. Right? Subsidiary rules जैसे आपके bylaws हो गए, regulations हो गए, ordinance हो गए, so that is under the subsidiary rules. फॉर एग्जाम्पल असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, यानी कि ये जो आपका एक्ट है ये आपका पार्लियामेंट ने नहीं बनाया होगा, यहाँ पे ये आपके सब्सिडरी रूल्स जो हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो ये यहाँ पे बना है, दैट इज़ मेड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जिसको पावर डेलीगेट की गई थी। राइट? ऐसे ही आपका पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट है। सो बिफोर जंपिंग फर्दर, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, एक बार ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और सुप्रीम लेजिस्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामंत ने बताया कि भाई लेजिस्लेशन कैन आइदर बी दीज टू। सो अकॉर्डिंग टू हिम, सुप्रीम लेजिस्लेशन जो होते हैं, दे प्रोसीड फ्रॉम द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट एंड डज नॉट डिराइव द अथॉरिटी फ्रॉम एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट। आई गेस ये तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, they are either framed by the executive, right, and the powers they flow from the supreme legislations, वहाँ से अथॉरिटी डिराइव की जाती है। सो एग्जीक्यूटिव कैन फ्रेम द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस ओनली इफ द पावर कन्फर्ड ऑन इट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पावर जो है आपकी वो डिराइव करते हैं, दैट हैज़ टू बी कन्फर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पार्लियामेंट हो गई या स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गए आपके। एक केस भी इससे रिलेटेड, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर वर्सेस ओम प्रकाश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस हैं कैन बी चैलेंज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, आइदर ऑन द इनकन्सिस्टेंसी विद द पेरेंट एक्ट और दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये चीज़ बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस होते हैं वो दो ग्राउंड्स पे चैलेंज हो सकते हैं, या तो जो पेरेंट एक्ट है जहाँ से अथॉरिटी डिराइव करी है उससे इनकन्सिस्टेंट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है, उसके प्रोविजन से इनकन्सिस्टेंसी है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जैसे मैंने आपको ओवरऑल बताया था कि 20th सेंचुरी में देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट, देयर वाज रैपिड ग्रोथ। सेम हियर, delegated legislations been part of the administrative law. So 20th century witnessed the rapid growth
ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। कोई एक नया फिनोमेना नहीं है ये, क्योंकि जब से आपके स्टैट्यूट्स इनेक्ट हुए हैं तब से आपका देयर हैज़ बीन लाइक डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। जैसे कि आपका स्टैट्यूट ऑफ 1337, उसके बाद 15 एंड 16 सेंचुरी में आपका हेनरी 8 क्लॉज आया, उसे रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्लॉज भी कहते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्लॉज क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय द लेजिस्लेचर टू फोरसी all the difficulties which may arise in the implementation of the legislations. Therefore what they do कि executives को empower कर दिया जाता है कि you can make the modification in the existing statutes for the purpose of removing the difficulties. अब यहाँ पर भी दो तरीके की होती हैं चीज़ें कि there are two types of removal of difficulties clause. एक होती है narrow और एक होता है आपका wide. नैरो में ये होता है कि एग्जीक्यूटिव्स के पास ये पावर होती है टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज विच आर कंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट। वाइडर में ये होगा कि एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर आ जाती है कि इन द नेम ऑफ द रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज व्हाट दे डू, दे मॉडिफाई द पेरेंट एक्ट। ओके, सो दैट इज़ लाइक ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्लॉज। See, my point is that you should know the basic of each and everything. If you are like studying the historical background, for suppose if you study anything, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि आप ना उसको आगे skip कर जाते हैं, ठीक है? So don't skip that. Just be on that page, be on that paragraph, and just move further only when once you are cleared with that thing. सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि 20th सेंचुरी में देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट, देयर वाज रैपिड ग्रोथ, फिर स्टैट्यूट ऑफ 1337 आया। 15-16 सेंचुरी में जैसा भी मैंने बताया हेनरी 8 क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ। देयर आफ्टर द स्टैट्यूट ऑफ स्यूवर्स 1531 दैट एम्पावर्ड द कमीशंस टू मेक, रीमेक, रिपील, अमेंड द लॉज। इनके पास इतनी सारी पावर्स आ गई थी। उसके बाद आया आपका म्यूटिनी एक्ट 1770 which conferred the power on the crown to legislate the army laws. उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस थे बहुत कॉमन हो गए ड्यू टू सोशल एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ही 20th सेंचुरी में क्या हुआ, रैपिड डेवलपमेंट आया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज और यू कैन से द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस पार्ट। सो नाउ वी आर डन विद द हिस्टोरिकल पार्ट। अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द टेक्निकलिटी फैक्टर। बेसिकली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं वे यू नीड द एक्सपर्टीज, वे यू नीड द एक्सपर्ट्स टू डील विद दोज सब्जेक्ट्स। देयरफॉर लेजिस्लेचर्स व्हाट दे डिड, दे कन्फर्ड द पावर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कि भाई आप इन मैटर्स पे डील करिए एंड यू आर बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉस ऑन दीज सब्जेक्ट्स, राइट। जैसे कि आपका टेक्निकलिटी फैक्टर्स में एटॉमिक एनर्जी, गैस से रिलेटेड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज़ ये भी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी वाला फैक्टर। ये जो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ये काफ़ी रिजिड प्रोसेस हुआ करता था और आज भी है रिजिड प्रोसेस, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो क्या होता है कि उस वक्त उन्होंने क्या करा, दे थॉट कि कुछ आप इंट्रोड्यूस हम लोग करते हैं जिससे कि जो प्रोसेस है थोड़ा ईजी हो जाए। Therefore, the removal of difficulties clause was introduced, which empowered the administrations to overcome the difficulties through the delegated powers. So आप ये कह सकते हैं कि it enables the executive to experiment tried and tested formula। मतलब कि delegated legislations में experiment का काफ़ी ज़्यादा scope है, जो कि आपका supreme legislations में इतना possible नहीं है, ठीक है। प्रोसेस एक तो काफ़ी रिजिड है, सबसे बड़ी बात। एक फैक्टर है आपका इमरजेंसी वाला, फॉर एग्जांपल एट ए टाइम ऑफ वॉर, नेशनल इमरजेंसी एक्सेट्रा, वहाँ पे एक अर्जेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस खुद में इतना रिजिड प्रोसेस है कि क्विक डिसीजन तो आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। उस समय उस मोमेंट पे ये होता है कि एट दैट पॉइंट यू जस्ट नीड द सॉल्यूशन, एक अर्जेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। इसलिए द पावर्स हैं वो आपकी कन्फर्ट कर दी जाती हैं एग्जीक्यूटिव्स को टू डील विद ऑल दोज थिंग्स। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट के जो फंक्शंस हैं वो एक्सपैंड हो चुके हैं, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था, तो इसलिए इट वाज नेसेसरी to give wide powers to the other authority. So all these factors, it all together contributed to the growth of the delegated legislations. Now we will understand the forms of the delegated legislations.
So basically the first one is the discretion based classification. Herein the discretion is conferred on the executive to bring the act into the operation on the fulfillment of certain conditions. मतलब कि एग्जीक्यूटिव को कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगी, उसके बाद ही जो एक्ट है इट विल कम इनटू द फोर्स. सो इसे हम कह सकते हैं कंडीशनल और द कंटीजेंट लेजिस्लेशंस. उसके बाद है आपका पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे ये होता है कि एग्जीक्यूटिव्स को किसी पर्पस से पावर्स कन्फर्ड की जाती हैं. मतलब कि फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव्स के पास ये पावर आ गई दैट यू कैन फिक्स एन अपॉइंटेड डेट फॉर द एक्ट टू कम इनटू द फोर्स. You can supply with the details key to extend the provisions of the act to the other areas to include or exclude the operation of the acts to the certain territories, persons, industries, etc. Now next is authority based classification. According to this, a statute may also empower the executive to delegate further the powers conferred on it to its subordinate authorities. This is known as subdelegation. Generally subdelegation permissible नहीं होता है, but अगर statute में ये चीज़ mention है, ठीक है, तो वहाँ से ये power जो है executive derive कर सकता है. So now we will study what are those functions which may be delegated to the executives, or we can call it as the permissible delegations. तो पहला है आपका commencement. बहुत सारे statutes में आपको एक appointed day clause होता है which empowers the government to appoint a day for the act to come into the force. The operation of the act it depends on the decision of the government. आप ये पढ़ेंगे एक्ट में लिखा होता है द एक्ट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच एंड सच डेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन अपॉइंट. सो सच प्रोविजंस आर वैलिड एंड सच फंक्शंस कैन बी डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़. उसके बाद है आपका सप्लाइंग डिटेल्स. कुछ एंसिलरी फंक्शंस होते हैं वो भी डेलीगेट किए जा सकते हैं. दिस इज बेसिकली द मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ द डेलीगेशन एंड इट इज़ फाउंड इन द सेवरल स्टैट्यूट्स. सो ऐसे सारे केसेस में ये होता है जो भी लेजिस्लेशंस आपके लेजिस्लेचर इनैक्ट करते हैं दे आर द स्केलेटन लेजिस्लेशंस एंड द लेजिस्लेचर दे लेड ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स इन एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव फंक्शंस. जैसे कि सेक्शन 3 ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट इट ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ द सर्विस इन द ऑल इंडिया सर्विसेज. इसके बाद है आपका इंक्लूजन. देखिए इंक्लूजन में ये होता है कि लेजिस्लेचर ने एक कोई एक्ट पास किया एंड मेक इट एप्लीकेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू सम एरियाज एंड द क्लासेस ऑफ द पर्सन बट इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द प्रोविजंस देयरऑफ टू द डिफरेंट टेरिटरीज, पर्सन्स और द कमोडिटीज़. यहाँ पर आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं TPA का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 दैट वाज मेड एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सर्टन एरियाज बट द गवर्नमेंट वाज ऑथराइज्ड टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट to those areas also. Now next is exclusion. जिस तरीके से इंक्लूजन में गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि एक्सटेंड कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ द एक्ट टू सर्टन एरियाज, क्लासेस ऑफ पर्सन्स, उसी तरीके से एक्सक्लूजन में एक्सक्लूड भी कर सकती है गवर्नमेंट. Therefore, the government is empowered to exempt from their operation certain persons, territories, commodities, etc. For example, Section 36 of the Payments of Bonus Act, it empowers the government to exempt any establishment or the class of establishment from the operation of the act. So ऐसे जो provisions होते हैं ना इनकी वजह से flexibility आ जाती है in the scheme of legislation. So the legislature where it feels heavy burden, काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेटिव वर्क हैवी होता है आपका एंड इट इज़ अनेबल टू फाइंड द टाइम टू कंसिडर इन डिटेल हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज, सो दे आर लाइकली टू रिजल्ट इन एनफोर्सिंग द लेजिस्लेशन. सो सच पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंशन. Some statutes they authorize a government to suspend or relax the provisions contained therein. जैसे कि आपका सेक्शन 48 क्लॉज 1 ऑफ द टी एक्ट इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस दे कैन सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेट एक्ट. तो इस तरीके के जो फंक्शंस है दे कैन बी डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे प्लीज़ आप खोइएगा नहीं कि कहाँ से शुरू हुआ है. कमेंसमेंट की हमने बात करी, सप्लाई डिटेल्स की बात करी, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और सस्पेंशन. अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज.
Some statutes they confer the power on the executive to adopt and apply the statutes existing in other states without the modification with the incidental changes यहाँ पे कर सकते हैं to the new area. So there is no unconstitutional delegation in such cases as the legislative policy is laid down in the statute by the competent legislature. उसके बाद है आपका मॉडिफिकेशन वाली चीज़. कुछ स्टैट्यूट्स ये भी पावर कन्फर करते हैं एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कि वो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स बिफोर द एप्लीकेशन. सो दिस इज़ अ वेरी ड्रास्टिक पावर बिकॉज इट अमाउंट्स टू द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट विच इज़ अ लेजिस्लेटिव फंक्शन. बट क्या होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फ्लेक्सिबिलिटी की टू डील विद द लोकल कंडीशंस. सो इन सच केसेस स्टैट्यूट्स के थ्रू ये पावर कन्फर हो सकती है. जैसे कि आपका दिल्ली लॉज एक्ट है. अंडर दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ द बॉम्बे एग्रीकल्चर डेटर रिलीफ एक्ट टू द दिल्ली ऑल्सो. जो बॉम्बे एक्ट था दैट वाज लिमिटेड इन एप्लीकेशन टू द एग्रीकल्चरलिस्ट जिनकी एनुअल इनकम 500 रुपये से कम थी. बट ये जो लिमिटेशन थी ना दैट वाज रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट. सो वाइल कन्फरिंग अ पावर ऑन द एग्जीक्यूटिव टू मॉडिफाई द स्टैट्यूट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. पहला ये नीड एंड द नेसेसिटी ऑफ डेलीगेटिंग सच पावर एंड द डेंजर ऑफ द रिस्क और द मिसयूज ऑफ सच पावर बाय द एग्जीक्यूटिव. नाउ नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट. देखिए कुछ स्टैट्यूट्स ऐसे भी होते हैं वेयर द लेजिस्लेचर डेलीगेट टू द एग्जीक्यूटिव द पावर टू टेक द प्यूनिटिव एक्शन. For example, under Section 37 of the Electricity Act, the Electricity Board is empowered to prescribe the punishment for the breach of the provisions of the Act, and that has been subjected to the maximum punishment laid down in the Act. So, ऐसी पावर भी डेलीगेट की जा सकती है. Although आपके जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, they have raised objection to such practices because according to them, there should be like some safeguards which must be adopted. पहला ये कि लेजिस्लेचर मस्ट डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट विच द रूल मेकिंग अथॉरिटी मे प्रिस्क्राइब फॉर द ब्रीच ऑफ द रेगुलेशंस. मतलब सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ के पास ये पावर ना अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं देनी चाहिए. जो लिमिट सेट करनी है वो आपकी पेरेंट स्टैट्यूट्स के थ्रू होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेमिंग ऑफ रूल्स. जो सब्सिडरी रूल्स आपकी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ बना सकती हैं वेयर द पावर इज़ बीन कन्फर्ड ऑन देम ऑन द एग्जीक्यूटिव्स दैट यू कैन मेक दोज रूल्स बाय लॉज. सो दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड दैट कि जो रूल्स बाय लॉज हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर बिफोर दे कम इन टू द फोर्स एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू अमेंड मॉडिफाई और रिलीव दैम. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री कंट्रोल. उसके बाद है आपका लास्ट हेनरी VIII क्लॉज जिसे कहते हैं रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज क्लॉज, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पावर कन्फर करी जा सकती है गवर्नमेंट के ऊपर कि टू मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफ़िकल्टीज. और दो तरीके के आपके रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज क्लॉज है जो कि हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया. सो गाइज नाउ वी आर डन विद द परमिसिबल डेलीगेशंस. तो जिस तरीके से कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो डेलीगेट किए जा सकते हैं, सो आपके कुछ ऐसे भी तो फंक्शंस होंगे जो डेलीगेट नहीं किए जा सकते एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को. सो व्हाट आर दोस? सो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्परमिसिबल डेलीगेशंस. सो गाइस बिफोर स्टडिंग द इम्परमिसिबल डेलीगेशन हियर्स अ टिप फ्रॉम माय साइड. यू कैन ऑल्सो यूज़ द फ्लो चार्ट. देखिए फ्लो चार्ट की जो प्रैक्टिस होती है बहुत अच्छी होती है. ये एक आपका माइंड मैप क्रिएट हो जाता है. सो चीज़ें जैसे अलग अलग रहती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ राइटिंग. सी पैराग्राफ राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट फ्लो चार्ट में ये रहता है इट इज़ ईजी टू रिवाइज, ईजी टू मेमोराइज. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्परमिसिबल डेलीगेशंस. सो देयर आर सर्टेन फंक्शंस विच मे नॉट बी डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर्स टू द एग्जीक्यूटिव. सो फर्स्ट वन इज़ द एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस. यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, कुछ असेंशियल फंक्शंस होते हैं, कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, वो डेलीगेट नहीं हो सकते हैं. रिपील ऑफ लॉ. देखिए ये भी एक असेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है एंड द पावर टू रिपील द लॉ कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव बिकॉज वहाँ पे वो एक्सेसिव डेलीगेशन के अंडर आ जाएगा एंड इट इज़ अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस यानी कि बियॉन्ड द अथॉरिटी, बियॉन्ड द पावर. उसके बाद है मॉडिफिकेशन. हमने परमिसिबल डेलीगेशन में ये पढ़ा था कि मॉडिफिकेशन अलाउड है, बट इम्परमिसिबल में सिर्फ और सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक लिमिटेशन होना चाहिए.
ठीक है, आपका अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है. So the delegation of the power to modify the act without any limitation is not permissible. उसी तरीके से एग्जेम्पशन में चीज़ अप्लाई करती है. मतलब कि द पावर ऑफ एग्जेम्पशन टू द एग्जीक्यूटिव विदाउट लेइंग डाउन द नॉर्म्स एंड द पॉलिसीज फॉर द गाइडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ नॉट परमिसिबल. मतलब कि यहाँ पे नॉर्म्स और पॉलिसीज़ के अंडर ही आप चीज़ें कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, उसके बाद है आपका रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज क्लॉज. सो अंडर द गाइज ऑफ द इनेबलिंग द एग्जीक्यूटिव्स टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज, the legislature cannot enact a Henry VIII clause and thereby delegate the essential legislative functions to the executive, which could not otherwise have been delegated. So the last one is a retrospective operation. Parliament के पास ये power है to pass any law prospectively or retrospectively subjected to the provisions of the constitution. But retrospective operation being the essential legislative function, therefore it cannot be delegated to the executive authorities. So guys, here we are done with both the functions, जो permissible delegations हो गए आपके impermissible delegations. So everything is done till here. अब आपका बचता है control वाला part. So guys, in my next video I will deal with the controls and the safeguards related to the delegated legislations. So अब तक जो भी इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, just revise it, just watch it out. और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे रिलेटेड वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. So I hope you all have enjoyed my lecture. So do like, share and subscribe to Law Classes by Shivani. See you all in my next video. Till then, take care. Bye bye. Good night everyone.